हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन लोग बायो का दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। पहला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है मैंने, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आपको लैब असिस्टेंट बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पे वो टॉपिक मिल जाएगा और उसके सवाल भी करवा दिए थे, है ना। अब आज का टॉपिक है, देखो इसमें सिलेबस में, आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है। उसके अंदर है एक टॉपिक है जिसमें मानव में पाचन तंत्र, है ना, और उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र दे रखा है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आज का टॉपिक है मानव में पाचन तंत्र, उत्सर्जन एवं श्वसन तंत्र। ठीक है, अब हम आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पाचन एवं अवशोषण तंत्र। देखो बायो में अब टॉपिक लिखा है तो कंप्लीट तो सारे ही करना पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और ये टॉपिक क्या है ना, थोड़ी इजी भी है, छोटे छोटे से भी हैं। अगर एक बार ये कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी साथ के साथ में। तो जो अगर मैथ वाले बच्चे भी है ना, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। और जो बायो के तो कोई ना, रिविजन तो आपको भी करना है, पढ़ाई तो आपको भी करनी है ना, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो पाचन एवं अवशोषण तंत्र, है ना। तो जो संयुक्त एवं अघुलनशील भोज्य कणों को सरल घुलनशील एवं अवशोषण योग्य भोजन कणों में परिवर्तित करना ही पाचन क्रिया क्रिया कहलाती है ना। तो इसमें क्या है ना कि कोई भी बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है संयुक्त रूप से, तो और एघुलनशील भी है, तो इनको क्या है कि छोटे छोटे कणों में, सरल कणों में तोड़ना ही ये पाचन क्रिया है। अभी जैसे आप लोग खाना खाते हो तो बड़े बड़े गस्से खाते हो ना, मतलब बड़े बड़े निवाले लेते हो ना, रोटी के, चपाती के, सब्जी के साथ में, या फिर जैसे पिज्जा विज्जा हो गया, गोलगप्पे वगैरह हो गए। तो आपको तो आदत है इतना बड़ा बड़ा खाने की, बट आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं ना, उनको आदत नहीं है इतने बड़े 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 भोजन की। ठीक है, उनका उनका भोजन करने का तरीका अलग है। इसी वजह से जो बड़ा बड़ा आप खाते हो ना, बड़े बड़े क्या है, टेस्टी टेस्टी से मटेरियल है ना, उनको उनको छोटे छोटे में तोड़ना पड़ता है। और वो क्रिया किसके अंदर होती है? पाचन क्रिया के अंदर होती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि संयुक्त एवं अघुलनशील भोज्य कणों को सरल घुलनशील एवं अवशोषण योग्य भोजन कणों में परिवर्तित करना ही पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा पाचन के चरण, जंतुओं में पाचन क्रिया जो होती है वो कई सारे चरण में पूरी होती है। पहला हो गया अंतर्ग्रहण, मुख द्वारा भोजन का मुख गुहा में अंतर्ग्रहण। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप भोजन को अपने मुंह से ही चबाते हो ना, तो मुख गुहा के अंदर सबसे पहले। उसके बाद में मतलब सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि पाचन, जो जंतु खाना खाते हैं ना, मतलब मतलब पाचन क्या होता है, पाचन क्रिया। देखो सबसे पहले होगी अंतर्ग्रहण क्रिया। क्या होती है? अंतर्ग्रहण जो होता है वो मुख गुहा में भोजन का जाना ही अंतर्ग्रहण है। ठीक है, उसके बाद में पाचन क्या होता है? तो पाचन क्या होता है ना कि जो खाना जंतु खाते हैं ना, मतलब आप लोग खाते हो, उनके भोजन को कोशिका सीधे ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप पिज्जा विज्जा खाते हो, है ना, गोलगप्पे वगैरह खाते हो, तो कोशिकाएं वो भोजन नहीं करती, उनका भोजन करने का तरीका अलग है ना, तो वो सीधे ग्रहण नहीं कर सकती। इसी वजह से भोजन का टूटना जरूरी है, और तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी पाचन क्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अवशोषण, पचे हुए भोजन का उसके बाद में देखो, अब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में होता है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है? जो पचा हुआ भोजन होता है ना, उसको आंत के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। मतलब जो छोटी आंत होती है उसका काम होता है, छोटी आंत क्यों, बड़ी आंत वाटर का भी अवशोषण करती है। तो ये अपन आगे देखेंगे किसका क्या काम है, बट हाँ, आंत द्वारा शोषण होकर ये रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो जब ये छोटे छोटे सरल कणों में बदल देते हैं पाचन क्रिया के द्वारा, तो जो बचा हुआ मतलब जो फायदेमंद भोजन होता है वो तो आंत्र के द्वारा भेज दिया जाता है ना। और जो कोशिकाएं इस भोजन को ग्रहण करती है ना, उसी को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण क्या होता है? पचे हुए भोजन का कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना ही स्वांगीकरण कहलाता है, क्योंकि वो कोशिकाएं एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद में वो मतलब छोटी आंत की वो बहुत सारे शरीर में, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड ही सर्कुलेट होता रहता है अपनी बॉडी में, उसी की वजह से सारे काम कर पा रहे हैं ना। जैसे तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम कर रहा है, अपना हार्ट अच्छे से काम कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो पा रही है? भोजन की वजह से। आप भोजन नहीं करोगे तो क्या होगा? काम अच्छे से नहीं करेगी आपकी बॉडी। तो इसी वजह से ये सब जरूरी है। तो पाचन तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। अब देखो, जो पचित भोजन है, जो यूज आने वाला था, वो तो उन्होंने अवशोषित कर लिया, बट जो यूजफुल नहीं है, जो वेस्ट है ना, खाते हो ना आप, ये जंक फूड नहीं खाने चाहिए ना, मम्मा मना करती है फिर भी खाते हो। तो ये जो अटरम सटरम खाते हो ना आप, तो ये अम, क्या होता है? पचा हुआ भोजन तो पच गया, बट जो बच गया उसको मल बोला जाता है ना। तो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको परित्याग कहलाता है ना। तो 5 चरण हो गए बेसिकली। सबसे पहले मुख गुहा में आया अंतर्ग्रहण, उसके बाद में हमने पाचन करा था, है ना। पाचन के बाद में
आई थिंक स्वांगीकरण था, नहीं अवशोषण था, उसके बाद में स्वांगीकरण था और उसके बाद में मल परित्याग था। ठीक है, अब देखो मनुष्य की आहार नाल। अब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो मनुष्य की आहार नाल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखो मनुष्य का पाचन तंत्र जो होता है वो आहार नाल एवं उससे जुड़ी ग्रंथियों का बना होता है। जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है ना, उसके अंदर आहार नाल तो मेन रोल प्ले करती है, बट उसके अलावा जो उससे जुड़ी हुई ग्रंथियां है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की आहार नाल जो होती है लगभग 9 मीटर लंबी होती है। तो मनुष्य की आहार नाल कितनी मीटर लंबी होती है? 9 मीटर लंबी होती है। मुख से लेकर गुदा तक विस्तृत होती है। अब आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होती है? आहार नाल मतलब मुख से लेकर गुदा तक का जो भी सारा कुछ अपन पढ़ेंगे ना, जिसके अंदर अपन आमाशय पढ़ेंगे, अग्नाशय पढ़ेंगे, छोटी आंत बड़ी आंत, ये सब आहार नाल का पोर्शन है। अपन आहार नाल में ये सब देखते हैं। ठीक है, मुख गुहा ये ऊपर की ओर तालू द्वारा। अब देखो, अब आप इमेजिन करो आपका मुंह है। ठीक है, अब आप अपने मुंह में फील कर सकते हो, या फिर आपको इतना तो खैर हर किसी को पता होता है, बट फिर भी आपको अगर एक्सपेरिमेंट या थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो देखो मुख गुहा ये ऊपर की ओर तालू द्वारा। अब देखो मुख गुहा में आपके जीभ के ऊपर तालू है ना, तालू तो सब जानते हो, जिसको आई थिंक कागलिया भी बोलते हैं। तो मुख गुहा ये ऊपर की ओर तालू द्वारा है ना, पार्श्व में मतलब साइडों के अंदर गालों द्वारा तथा नीचे की ओर जीभ द्वारा घिरी हुई गुहा होती है ना। अब अपने मुंह को इमेजिन करो, अपने देखो कि जीभ कहाँ पे है, तालू कहाँ पे, और गाल जो है वो साइडों से मुख गुहा को घेरे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, फिर तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो मुख गुहा की जो छत होती है उसको तालू कहते हैं, जो 2 भागों में विभाजित होता है ना। कितने भागों में? 2 भागों में। कोमल तालु तथा कठोर तालु, है ना। तो कोमल तालु जो होता है वो ओरोफेरिंजियल इस्थमस में लटकने वाला भाग यूवुला कहा जाता है ना। अब एक चीज याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है यूवुला क्या है ना। देखो ऐसे जो होते हैं ना सवाल, अगर आपको पता होगा बायो में कि यूवुला क्या होता है तो आप फटाफट टिक कर दोगे कि जो कोमल तालु होता है ना वो ओरोफेरिंजियल इस्थमस में लटका हुआ रहता है, मतलब लटका हुआ उसका भाग होता है, उसको यूवुला कहते हैं। तो आपको हल्का सा भी चीज़ याद होगी, आपने कभी पढ़ा होगा ढंग से, तो आप ये सवाल टिक कर दोगे। बट अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपका ये गलत हो जाएगा ना बच्चों, इसीलिए कहती हूँ ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और जब मैंने बोला यूवुला क्या होता है तो आपको कम से कम इसको तो अपने पेपर पे नोट करके रखना ही पड़ेगा, है ना। और मैं तो ये कहूँगी आप कोई सी भी वीडियो देखो, क्लास देखो, तो आप नोटबुक साथ लेके बैठा करो। अब देखो मुख गुहा में अधिकांश भाग पर मोटी एवं मांसल जीभ होती है। आपको भी पता है कि आपके मुंह में सबसे ज़्यादा तो जीभ ने जगह घेर रखी है। तो मुख गुहा में अधिकांश भाग पर मोटी एवं मांसल जीभ होती है। जीभ मुख गुहा में फ्रेनुलम लिंगवी नामक झिल्ली की सहायता से जुड़ा होता है। अब फ्रेनुलम लिंगवी का भी ध्यान रखना है। अब देखो मेरे साथ बायो पढ़ने का एक ही फायदा है कि आपको इंपॉर्टेंट भी पता चल जाएगा, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो जीभ जो है वो मुख गुहा में मतलब जीभ नहीं, यहाँ पे ये जीभ नहीं है, यहाँ पे ये जीभ है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जीभ जो है वो मुख गुहा में किसके द्वारा जुड़ी रहती है? तो ये फ्रेनुलम लिंगवी नामक झिल्ली की सहायता से जुड़ी होती है। जीभ के ऊपरी भाग पर 4 अंकुर पाए जाते हैं। ठीक है, जीभ के ऊपर कितने अंकुर पाए जाते हैं? 4 अंकुर पाए जाते हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो भी बता देती हूँ। जो सूत्राकार अंकुर होता है ना, इसके अलावा सभी अंकुर जो होते हैं उनके ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो स्वाद कलिकाएं हैं, तो जो आप लोगों को टेस्ट आता है ना कि हाय हाय ये तो मीठा लग रहा है, ये खट्टा लग रहा है, ये कड़वा लग रहा है ना, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो वो सब किसकी वजह से आता है? क्योंकि जो सूत्राकार अंकुर के अलावा आपको पहले तो ये बता दूं जो 4 अंकुर कौन कौन से होते हैं ना। सूत्राकार अंकुर होता है, क्षेत्रकार अंकुर होता है, पर्णिल अंकुर होता है तथा परिकोटी अंकुर होता है। तो सूत्राकार अंकुर के अलावा ये जो 3 अंकुर बचे ना, इनके ऊपर जो है स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, उन्हीं की वजह से आपको टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, अब देखो दंत विन्यास, है ना। दंत विन्यास के बारे में देखते हैं। तो देखो आपको पता होगा मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं, जबकि 20 जो होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं ना। अस्थायी दांतों को मिल्क टीथ कहते हैं। आप लोगों के भी दांत मतलब बचपन में टूटे होंगे ना, जब आप 5-6 साल के होंगे आई थिंक, तभी टूटते हैं, और उसके बाद में आपके परमानेंट दांत आते हैं। तो वो जो टूटे थे ना वो ओनली 20 थे संख्या में, और अब कितने हैं? बहुत सारे। तो कृंतक क्या है? अब आपको टीथ पता होना चाहिए कितने तरह के हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं, कृंतक, रदनक, है ना, अग्र चवर्णक तथा चवर्णक। तो जो कृंतक होते हैं ना ये संख्या में 4 होते हैं, ध्यान रखना, ये 4 जोड़े में होते हैं, मतलब कृंतक टोटल मिला के देखें तो 8 हो गए। बट अपन लोग है ना आधे जबड़े की बात करें, मतलब ऊपर ऊपर की बात करें या नीचे नीचे की बात करें, तो ऐसे बात कर रहे हैं। तो कृंतक ही है संख्या में 4 होते हैं तथा भोजन कुतरने का कार्य करते हैं ना। रदनक ये संख्या में 2 जोड़े होते हैं तथा भोजन को चीर फाड़ करने का कार्य करते हैं।
अग्र चवर्णक ये संख्या में 4 होते तथा भोजन को चबाने का कार्य कर रहे हैं। चवर्णक से तो याद रह ही जाएगा आपको चबाने का कार्य, और अग्र है तो 4 हो गए। ऐसे याद रख सकते हो कि चवर्णक 6 होते हैं ना, अग्र में ए है, मतलब कैसे भी जैसे अग्र नाम हो गया, अग्र का मीन्स मतलब पहले वाला, तो 6 से तो 4 पहले आता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होगे कि अग्र चवर्णक 4 हो गए और चवर्णक 4 हो गए। अग्र चवर्णक को प्रीमोलर्स बोलते हैं, चवर्णक को मोलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो चवर्णक ये संख्या में 6 होते हैं तथा भोजन चबाने का कार्य करते हैं। अब देखो, मनुष्य के टीथ जो होते हैं वो डाइफ्यूडोंट मतलब विषम द्विबार दंती, डाइफ्यूडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती, और विषम दंती तथा डेकोडोंट मतलब आई थिंक, एक सेकंड में देख, गर्त दंती, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो मुझे पहले श्योर होना पड़ता है कि ये मटेरियल और ये सब चीज़ें सही बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो यही सोचते हो ना कि मैम पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ा रहे होंगे, तो फिर उस लेवल का ध्यान भी रखना पड़ता है ना। तो गलत बताने से तो अच्छा है कि बताओ ही ना फिर। तो मनुष्य के टीथ जो होते हैं वो द्विबार दंती, विषम दंती तथा गर्त दंती होते हैं। आपको ये स्टेटमेंट देके पूछ सकते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें पूछ लिया कि इसमें से निम्न में से कितने स्टेटमेंट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है ना। तो दंत विन्यास से 2-3 ऐसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो दांतों का इनेमल होता है ना वो सबसे कठोर भाग होता है, और दांतों का जो अधिकांश भाग होता है ना वो किसका बना होता है, डेंटाइन का बना होता है। अब देखो, आपको ये कुछ स्तनधारियों के दंत सूत्र इस टेबल में दे रखे हैं ना, इसमें स्तनधारी का नाम दे रखा है और उसके बाद में दंत सूत्र दे रखा है। तो देखो, मनुष्य में आपको पता है, बच्चों में अभी बताया था कि 20 टीथ होते हैं और वयस्क के अंदर 32 होते हैं, है ना। तो ये उनके लिए दंत सूत्र दे रखा है। अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो कुछ समझ में ही नहीं आने वाला। हाँ, नहीं आने वाला, मुझे पता है, बट मैं फिर भी बता रही हूँ क्योंकि आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। अब घोड़े के अंदर 44 होते हैं टीथ, कुत्ते के अंदर 42 होते हैं, गाय के अंदर 32 होते हैं। आप तो सिर्फ मनुष्य का ध्यान रख लेना, ठीक है। बिल्ली के अंदर 30 होते हैं, खरगोश के अंदर 28 होते हैं, चूहे के अंदर 16 होते हैं। अब आपके लिए ये देख लो, मनुष्य है ना। अब देखो, मनुष्य के अंदर टीथ का क्या सीन है। देखो, जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक तथा कृंतक, है ना। तो जो कृंतक होते हैं ना उनको इंसीजर कहते हैं, उनको यहाँ पे आई से शो करा है, ठीक है। उसके अलावा जो सी से अपन ने रदनक को शो किया है क्योंकि उसको कैनीज बोलते हैं ना। उसके बाद में अग्र चवर्ण को प्रीमोलर्स बोलते हैं, इसलिए इसको पी से लिखा है अपन ने यहाँ पे। और है ना, जो चवर्णक थे उनको अपन ने एम से लिखा है क्योंकि उसको मोलर्स बोलते हैं ना। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ आधे जबड़े की बात हो रही है, तो अपने जितने दांत ऊपर की तरफ होते हैं, माना जाता है कि, माना क्या होता ही होगा, उतने ही दांत नीचे की तरफ होते हैं ना। अब कोई ये मत बोलना हमारी अक्कल डाट तो बहुत लेट आई है या आई नहीं है, अभी तक 32 हुए नहीं, कोई नहीं, पर माना जाता है तो माना जाता है, आएंगे 32 दांत कभी ना कभी। तो अभी तो आपकी पूरी एज बाकी है। तो देखो, ICPM ऊपर लिखा हुआ है, ICPM ही नीचे लिखा हुआ है, और इंटू 2 इसी वजह से किया है क्योंकि जितने ऊपर की तरफ होते हैं ना, देखो मुंह तो बहुत बेकार बनेगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि कृंतक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक कितने कितने टीथ होते हैं ना। तो अभी मैंने आपको बताया था जो कृंतक होते हैं ना वो 2 जोड़े होते हैं, मतलब अपन आधे की बात करते हैं। देखो मेरे से मुंह ऐसा ही बना है, मतलब ये ऊपर वाला जबड़ा मान लो, ये नीचे वाला जबड़ा मान लो, तो जितने टीथ ऊपर है उतने ही तो नीचे हुए, इसीलिए मल्टीप्लाई 2 किया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कृंतक 2 जोड़े में थे 2, उसके बाद में रदनक 1, है ना। उसके बाद में अग्र चवर्णक कितने होते हैं, तो अग्र चवर्णक अपन ने 2 लिए हैं और चवर्णक भी अपन ने 3 लिए हैं, क्योंकि हमें टोटल की बात नहीं करनी है, यहाँ पे हमें आधे की बात करनी है। हमने ये देखा था कि अभी टोटल कितने होते हैं, तो मैंने बताया था कृंतक जो है टोटल 4 जोड़े में होते हैं, मतलब 4 होते हैं, तो ऑब्वियस है 2 ऊपर होते होंगे 2 नीचे होते होंगे ना, तो इसी वजह से 2 लिया है। और ऐसे ही रदनक में 1 लिया है क्योंकि ये 2 जोड़े होते हैं ओनली। अग्र चवर्णक में भी 2 जोड़े होते हैं, मतलब 4 जोड़े होते हैं, इसी वजह से 2 लिया है। और चवर्णक में भी 6 जोड़े होते हैं, तो अपन ने 3 लिया है क्योंकि अपन आधे जबड़े की बात करें, मतलब इसे मान लो ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो अपन को यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 16 मिला है ना संख्या में। अपन ने 16 और 16 को जोड़ दिया तो ये कुल संख्या 32। तो ये फॉर्मूला होता है ये निकालने का, है ना, संख्या निकालने का। आप तो डायरेक्ट ध्यान रखो 32 आपसे कोई नहीं पूछ रहा है इनका सूत्र क्या है। बाकी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कृंतक कितने हैं, रदनक कितने हैं, अग्र चवर्णक कितने होते हैं संख्या में, और चवर्णक कितने होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो, मनुष्य में लार ग्रंथियां है ना, ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखो इस स्लाइड पे जो भी है ना सब इम्पोर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाया है ना, क्योंकि बुक से नहीं आपको भी दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो करा ही होगा, है टाइप तो करना ही पड़ता है। तो देखो मनुष्य में लार ग्रंथियाँ है ना, मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम होता है। आपको एंजाइम का तो काम पता ही होना चाहिए, बाई चांस आपको कोई एंजाइम दे दे सवाल में कि इस टाइलिन एंजाइम का क्या काम है, तो ये चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए अगर आप ये वाला पढ़ रहे हो, क्योंकि सवाल हर जगह से आने हैं। जो हर टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ कि एक टॉपिक से तो पूरे 4 सवाल आएंगे, दूसरे टॉपिक से 1-2 भी नहीं आने वाले, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, जो मार्क्स दे के जा रहा है ना वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सब पढ़ना है। देखो लार ग्रंथियाँ जो होती है वो 4 प्रकार की होती है ना। सबसे पहली अधोजीवा ग्रंथियां है ना, अधोजीवा जो ग्रंथि होती है ना वो होती है, ये जीभ के नीचे स्थित सबसे छोटी लाल ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां है ना। देखो अधोजीवा ग्रंथियां क्या होती है, यह जीभ के नीचे स्थित सबसे छोटी लार ग्रंथियां हैं। इनकी नलिका को रिविंस की नलिका कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है रिविंस की नलिका क्या होती है, तो आप याद रखना जो अधोजीवा ग्रंथियां होती है ना वो जीभ के अंदर स्थित सबसे छोटी लार ग्रंथियां है ना। आप 1-2 बार पढ़ोगे ना ये सच में याद हो जाएंगे। इनकी नलिका को रिविंस की नलिका कहा जाता है, या आपको मैंने बताया था पेपर लेके बैठा करो तो रिविंस की नलिका एरो करके ऐसे जो लिख दो, जो मैंने बताया था कि ये अधोजीवा ग्रंथियों में मतलब ये जीभ के नीचे स्थित सबसे छोटी लार ग्रंथि है। इनकी नलिका को रिविंस की नलिका कहा जाता है, ठीक है, ताकि आप कभी भी पढ़ो तो आप आपकी नज़र इस पे तो पढ़े ही पढ़े, है ना। अब दूसरा है गंडचाप ग्रंथियाँ, ठीक है। अब इनको इंग्लिश में जाइगोमेटिक ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। ये आँख के नीचे स्थित होती है। अब आप सोचो लार ग्रंथियाँ हैं भाई, आँख के नीचे कैसे चलेगी हैं, ओनली ये तो मुंह में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि अपना फेस ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो जो गंडचाप ग्रंथियाँ हैं वो आँख के नीचे स्थित होती है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक ग्लैंड्स। अब देखो कर्ण पूर्व ग्रंथियां है ना, ये कान के पास स्थित सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। आपको कर्ण से तो खैर ये चीज़ तो याद ही रह जाएगी कि ये कान के पास स्थित है और सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। आपसे पूछ ले सबसे बड़ी लार ग्रंथियां कौन सी होती है, तो याद रखना कर्ण पूर्व ग्रंथियां होती है, ठीक है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, अधोजीवा ग्रंथियां। अब देखो अधोजंब ग्रंथियां है ना, इसको सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं ना। ये निचले जबड़े के कोण पर स्थित होती है। कहाँ पर होती है, निचले जबड़े के कोण पर स्थित होती है। इनकी नलिका को वार्टन की नलिका कहते हैं। तो इस पेज में से आपको 2 चीज़ याद रखनी है, रिविंस की नलिका किसे कहते हैं और वार्टन की नलिका किसे कहते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो कर्णपूर्व ग्रंथियां है ना इनकी नलिका को क्या बोलते हैं, स्टेनसोन की नलिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी मतलब कौन सी ग्रंथि की नलिका को क्या नाम दिया जाता है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पैरोटिड ग्रंथियां होती है ना वो टाइलिन एंजाइम का स्रावण करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टाइलिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, तो वो पैरोटिड ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है। और इनकी सूजन गलसुआ कहलाती है। अगर पेरोटिड ग्रंथियों में सूजन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपका गला थोड़ा सूजा सूजा सा फील हो रहा है, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, इसको इंग्लिश में मम्प्स बोलते हैं, MUMPS, ठीक है। ये एक तरह का मतलब गले में जब सूजन आ जाती है तब बोलते हैं गलसुआ। इसको वो गलखंड रोग मत बोल देना, वो तो थायराइड की वजह से होता है, ठीक है। ये गलसुआ है। अब देखो सेकंड ग्रशने गुहा है ना, ग्रशने गुहा क्या होती है, मुख गुहा के आगे का हिस्सा होता है। मुख गुहा होती है ना, अब अपन ने मुख गुहा के बारे में तो पढ़ लिया, इसके आगे का जो हिस्सा होगा वो ग्रशनी होगी। इसकी पार्श्व दीवारों में लिम्फोइड उत्तक की गांठें पाई जाती है, जिन्हें टॉन्सिल्स कहते हैं। कभी कभी बोलते हो ना अरे मेरे को तो टॉन्सिल्स हो गए, मतलब गले में कभी दिक्कत हो रही है तो वो किसकी वजह मतलब कहाँ होती है वो, मतलब टॉन्सिल्स में थोड़ी सूजन आ गई है, ऐसे बोलते हो ना, कभी तो बोलते होंगे या सुना होगा कभी मम्मा से या घर पे किसी से। जो ग्रेसनिक गुहा होती है ना, तो इसमें अब मैंने बता दिए थे मुख गुहा के आगे का हिस्सा जो होता है वो ग्रेसनिक गुहा के नाम से जाना जाता है, तथा इसकी पार्श्व दीवारों में लिम्फोइड उत्तक की गांठें टॉन्सिल्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी पश्चिम दीवार पर 2 छेद होते हैं, ठीक है, 2 छिद्र होते हैं जिनका नाम है ग्रशिका और घाटी द्वार, ठीक है।
मतलब जो आपकी ग्रसनिक गुहा है ना, उसके पश्च दीवार पर 2 छिद्र होते हैं, ग्रशिका तथा घाटी द्वार। अब ये क्या काम के हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो, श्वास नली के लिए घाटी द्वार पर घाटी ढापन पाया जाता है। अब ढापन से ही फील हो रहा है कि ये ढक्कन जैसा कुछ होगा, है ना। तो घाटी ढापन नामक उपास्थि पाई जाती है, जो कि घाटी द्वार को भोजन निगलते समय बंद कर देती है। आपको पता है कभी कभी आप लोग जल्दी खाते हो तो आपको कभी कभी खांसी आ जाती है कि यार मतलब आई थिंक श्वसन नलिका में, मतलब वो चली गई। अपन इतनी हिंदी का यूज़ नहीं करते, बट हाँ उसका मतलब ये होता है कि आपको खाना खाते खाते जल्दी जल्दी खा रहे थे, तो वो मतलब जिधर जानी थी उधर ना जाके गलत रास्ते पे चली गई है, इसी वजह से आपको खांसी आई है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक एग्जांपल था समझाने के लिए। तो देखो, घाटी ढापन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये ना हो ना तो आपको तो सिर्फ खांसी आती रहे, आप खाना तो फिर पता नहीं कब खाओगे। तो जो घाटी ढापन है, नाम से ही फील हो रहा है कि घाटी ढक्कन, ऐसा पढ़ लो। तो जो घाटी ढापन नामक उपास्थि है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो घाटी द्वार के ऊपर पाई जाती है ना। और घाटी द्वार को भोजन निगलते समय बंद कर देती है, मतलब श्वसन नली के पास पाई जाती है, ताकि मतलब श्वसन नली का काम अलग चले और ग्रसनी का काम अलग चले। इसके अलावा हम अब देखते हैं ग्रास नली, है ना। ग्रास नली क्या होती है, तो जो ग्रास नली है ना, ये डायाफार्म को भेदती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने देखी मुख गुहा वगैरह, ठीक है। उसके बाद में ग्रसनिक गुहा, उसके बाद में ग्रास नली, और अब ये ग्रास नली कहाँ तक पहुंचाएगी अपन को, आमाशय तक, है ना। डायाफार्म को भेदती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है तथा आमाशय में कार्डियक ओरिफिस द्वारा खुलती है। आमाशय में पहुंच गई, ये कार्डियक ओरिफिस से होती हुई, है ना। उसके बाद में ग्रास नली की भित्ति में 4 स्तर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्रास नली की जो भित्ति है उसके अंदर 4 स्तर देखने को मिलते हैं। श्लेष्मिका स्तर, है ना, वर्ताकार पेशी स्तर, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर तथा एक पतली आर्द्र उपकला की पेरिटोनियन परत होती है। आप देखो, इन नाम का तो कुछ नहीं किया जा सकता, ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि ग्रास नली में 4 स्तर होते हैं, श्लेष्मिका, वृत्ताकार पेशी स्तर, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर तथा एक पतली आर्द्र उपकला की पेरिटोनियन परत होती है, ठीक है। आप इन चारों नाम को रख लिखना, 1-2 बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। देखो, ग्रास नली में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं, परंतु पाचन ग्रंथियों का अभाव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रास नली में कौन सी ग्रंथियां प्रेजेंट होती है, कौन सी ग्रंथियां एब्सेंट होती हैं। तो ग्रास नली में श्लेष्म ग्रंथियां तो होती हैं, बट पाचन ग्रंथियां नहीं होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, 2-4 ऑप्शन देखिए कि पाचन ग्रंथियां किस में नहीं होती हैं, तो आप ध्यान रखना ग्रास नली में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम आमाशय क्या होता है ना, आमाशय क्या है क्या नहीं है। तो देखो, आमाशय जो है, आमाशय को अपन, है ना, 4 भागों में विभेदित कर सकते हैं, क्योंकि आमाशय के बारे में बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, आमाशय है भी बहुत बड़ा। तो इसको 4 रीजन में मतलब बांट सकते हैं। कार्डियक रीजन, बॉडी ऑफ स्टमक, फंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट, है ना। आमाशय के ये पार्ट है, आपको ये तो याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो, प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती है। मतलब जो व्यक्ति का आमाशय है ना, आप सोच भी नहीं सकते, उस छोटुके से आमाशय के अंदर देखो कितनी सारी जठर ग्रंथियां होती है, 3.5 करोड़ है। प्रत्येक जठर ग्रंथि में स्रावित होने वाले पदार्थ की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब देखो, प्रत्येक का बात हो रही है, मतलब जो 3.5 करोड़ जठर ग्रंथि है ना, उन सबकी बात हो रही है, एक की चुन चुन के बात हो रही है सबकी। प्रत्येक जठर ग्रंथि में स्रावित होने वाले जो पदार्थ की प्रकृति है वो किस तरह की है। मतलब मान लो जठर ग्रंथि में बहुत सारी मतलब होंगी ग्रंथियां जहाँ से स्रावित होने वाला पदार्थ अलग अलग होगा, तो कैसी है उनकी प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, इसके आधार पर उन 4 प्रकार की कोशिकाओं को बांटा गया है ना। जैसे कि श्लेष्मिक ग्रीवा कोशिकाएं, है ना, पहली। दूसरी है भित्तीय या अम्लजनल कोशिकाएं, जिनको पेरिएटल और ऑक्सिनटिक सेल्स बोला जाता है। और तीसरी है प्रधान या जाइमोजेनिक कोशिकाएं, जिनको चीफ और जाइमोजेनिक सेल्स कह सकते हैं। और चौथी है एंटेरो एंडोक्राइन सेल, ठीक है। अब देखो, अब अपन ने ये तो बोल दिया भाई कि जो कोशिका जिस तरह का पदार्थ का स्राव करेगा ना, उसकी प्रकृति देखेंगे और हम डिसाइड कर लेंगे कि ये कोशिका इस तरह की है ना। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, जो श्लेष्मिक ग्रंथियां है ना, तो श्लेष्मिक ग्रंथियां नाम से ही पता चल रहा है
नाम से ही पता चल रहा है कि ये श्लेष्मा का श्रावण करती होगी, आपको याद रह जाएगा ना। अब दूसरा है पेरिएटल और ऑक्सिंटिक सेल्स है ना, मतलब अम्लजन कोशिकाएं। तो अम्लजन से ही पता चल रहा है कि भाई ये तो हाइड्रोक्लोरिक HCl का स्रावित करेगी, है ना, क्योंकि आमाशय में आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे भोजन को अम्लीय बनाने का काम करते हैं ना। तो जो अम्लजन कोशिकाएं होंगी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती है, तथा ये जो प्रधान और जाइमोजेनिक कोशिकाएं है ना, ये गैस्ट्रिक पाचक एंजाइम का स्रावित करती है, मतलब जो पाचक एंजाइम्स ही होती है ना उनका स्रावण करती है। अब इम्पॉर्टेंट तो ये था जो मैंने आपको बहुत अच्छे से लिख के दिया है। जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स है ना, वो अर्जेंटाफिन कोशिकाएं सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेनिन व हिस्टामिन तथा गैस्ट्रिन कोशिकाएं गैस्ट्रिन को स्रावित व संग्रहित करती है, ये इनका काम है ना। इसके अंदर जो अर्जेंटाफिन कोशिकाएं है ना, आपसे पूछा जा सकता है सेरोटोनिन या फिर सोमेटोस्टेनिन या फिर हिस्टामिन, ये जो है इनका स्रावण कौन करती है। तो आप ध्यान रखना, अर्जेंटाफिन कोशिकाएं जो है वो इनको स्रावित करती है, अर्जेंटाफिन, ठीक है। और गैस्ट्रिन जो कोशिकाएं हैं वो गैस्ट्रिन को स्रावित भी करती है और उसको संग्रहित भी करती है। अब देखो छोटी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटी आंत की जो लंबाई होती है ना वो लगभग 6 मीटर होती है, सोच भी सकते हो आप, 6 मीटर लंबी है छोटी आंत। और मोटाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये 3 भागों में बटी होती है। जो छोटी आंत है उसके 3 पार्ट होते हैं, पहला ग्रहणी, दूसरा मध्यांतर और तीसरा इलियम। इलियम को अपन ना और एक नाम से और जान सकते हैं, शेषांत्र के नाम से, ठीक है। और जो मध्यांतर है वो तो मध्यांतर है ही। तो अब देखो मध्यांतर व जो शेषांत्र बताया था, मतलब इलियम की दीवारों में वर्तुलाकार वलन पाए जाते हैं जिन्हें रस अंकुर विल्ली कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है विल्ली क्या है, तो अगर आपको पता होगा कि जो मध्यांतर व इलियम की दीवारें होती है उसके अंदर वर्तुलाकार वलन पाए जाते हैं और उन्हें ही विल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिस पे स्टार कर दिया ना आपको उसका तो ध्यान रखना ही है। सब म्यूकोसा में लसी का गांठें होती है, इन्हें पेयर्स पेचेस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे पेचेस का मतलब है चकते, ठीक है। आंत्र ग्रंथियों में एपिथेलियम कोशिकाएं होती है जो श्लेष्मा को स्रावित करती है। अब आपको पता होना चाहिए जो आंत्र की ग्रंथियां हैं ना उसमें एपिथेलियल कोशिकाओं का क्या काम है। आपसे पूछा जा सकता है कि आंत्र ग्रंथियों में एपिथेलियल कोशिकाएं क्या काम करती हैं, तो याद रखना ये श्लेष्मा को स्रावित करती हैं, ठीक है। श्लेष्मा इतनी चिपचिपी सी होती है जो भोजन को ऑब्वियस से पचाने में हेल्प ही करेगी। अब देखो जाइमोजेनिक कोशिकाएं, जो जाइमोजेनिक कोशिकाएं होती है ना वो पाचक एंजाइम का स्रावित करती है ना। और अर्जेंटाफिन कोशिकाएं जो होती है वो हार्मोन का स्रावित करती है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि जो अपन लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो छोटी आंत के अंदर जो जाइमोजेनिक कोशिकाएं हैं वो पाचक एंजाइम का स्रावित करती है, एंजाइम का, ठीक है। और जो अर्जेंटाफिन कोशिकाएं हैं वो हार्मोन का। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था अर्जेंटाफिन कोशिकाएं किस किस का स्रावण करती है ना। अब देखो बड़ी आंत्र क्या होता है। बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है ये और 6 से 7 सेंटीमीटर मोटी होती है, ठीक है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला यही हो गया सीकम, दूसरा हो गया कोलन और तीसरा हो गया रेक्टम, है ना। रेक्टम को मलाशय भी बोलते हैं, सीकम को उंडुक भी कहा जाता है और कोलन को वृद्धांत्र भी बोल सकते हैं। अब आपके लिए ये सुंदर सा खूबसूरत सा चित्र है ना, ताकि आपको पता चले कि कौन क्या है। देखो मुख का तो सबको पता ही होता है, मुख कहाँ है। ये मुख गुहा हो गई, ये ग्रशनी हो गई, इसके बाद में आती है ग्रशिका, इसके बाद में यहाँ पे यकृत होता है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है, यहाँ पे ग्रहणी होती है ना। क्योंकि आपको बताया था अभी छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र, है ना। और जो आमाशय यहाँ पे होता है, अग्नाशय यहाँ पे होता है, कोलन और सीकम, है ना। कोलन और सीकम अपन ने किस में पढ़ा है, बड़ी आंत के पार्ट होते हैं, ठीक है। और रेक्टम भी उसी का हिस्सा है। और गुदा द्वार, है ना, गुदा द्वार बताइए आपको जहाँ से मल बाहर निकलता है। बाकी अपेंडिक्स आपको ने बहुत बार देखा होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है इसका, तो है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, जब मतलब अभी तो इंसान कुछ भी खा लेता है, जैसे खाना वगैरह, रोटी वगैरह, है ना। पहले क्या होता था आपको पता है कि मोस्टली यही खाते थे, जैसे सब्जी हो गई या फ्रूट्स हो गए, जंगलों में रहते थे, उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो उस टाइम पे ये अपेंडिक्स का बहुत काम था, क्योंकि ये ना
सेलुलोज के पाचन में बहुत हेल्प करती है। और उस टाइम जैसे आप कुछ भी ग्रीन खाओगे तो उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है ना, तो इसी वजह से उस टाइम पे काम आता था। बट अब क्या हो गया है, अब सब लोग इतना टेस्टी टेस्टी खाने खाने के चक्कर में फ्रूट्स खाना, ग्रीन सब्जियां खाना, तो उनको बहुत बोरिंग सा लगता है ना, तो अब इसका इतना काम बचा नहीं है। तो अपेंडिक्स का आई थिंक यही काम होता है, तो मैंने आपको बता दिया। ये मैंने एक टाइम पढ़ा था बहुत पहले, तो बाकी इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। कोई नहीं पूछ रहा आपसे अपेंडिक्स क्या है। तो मनुष्य का पाचन तंत्र देख लिया है ना, वो डायग्राम आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि कौन कहाँ क्या पे है, कहाँ पे है। अब देखो पाचक ग्रंथियों की बात करते हैं ना, पाचक ग्रंथियाँ क्या होती है। तो देखो पाचक ग्रंथियों में दो आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे निम्न में से पाचक ग्रंथियाँ कौन सी है, तो याद रखना यकृत और अग्नाशय, दो ही ऐसी हैं जो पाचक ग्रंथियों में आती हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे पूछे सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना यकृत है। मनुष्य में इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। जो यकृत में वेट होता है ना, यकृत में सोचो 1.5 kg, 1.5 किलो का होता है यकृत। यकृत में गिल्सन कैप्सूल द्वारा आवृत होता है। जो यकृत होता है उसके ऊपर गिल्सन कैप्सूल का आवरण जैसा पाया जाता है, ठीक है। यकृत के सिर पात्रों में कुफुर कोशिकाएं पाई जाती है। सिरा पात्रों में कुफुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि यकृत के सिरापात्रों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो आपको पता होगा कुफ। ये देखो कु आधा पे है, फिर पूरा फे है और फिर रे। अब आप इसको कुछ भी बोल लो, आप समझ तो गए होंगे ना। कुफर कोशिकाएं पाई जाती है और इनका काम क्या होता है, ये मृत आरबीसी तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। ध्यान रखना, मृत आरबीसी की बात हो रही है, जीवित आरबीसी की बात नहीं हो रही है। तो मृत आरबीसी तथा जीवाणुओं का भक्षण यकृत में कौन करता है, कुफर कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के काम क्या क्या है। अब सबका अपना अपना काम होता है, जैसे आप लोगों का भी पढ़ना काम है, ठीक है। तो जैसे मेरा काम भी पढ़ाने का है, तो लीवर का भी कोई काम होगा, देख लेते हैं। तो यकृत जो है वो पित्त को स्रावित करती है। जो पित्त का स्रावित करती है, ग्लाइकोजन का संग्रह करती है ना। हिपेरिन, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन को स्रावित करती है, यह हार्मोन के नाम है। वसा उपापचय का केंद्र है। आपसे पूछ ले वसा उपापचय का केंद्र कहाँ है, या वसा का मतलब वसा का पाचन मोस्टली कहाँ पर होता है, तो याद रखना यकृत में। तथा वसा संचय भी करती है, यूरिया का संश्लेषण करता है। यूरिया कहाँ बनता है, यूरिया बनता है आपके यकृत में। तथा विटामिन ए, डी तथा B12 का निर्माण करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए आपको यकृत के अंदर कौन कौन से विटामिन बन रहे हैं भाई, कौन कौन से विटामिन की फैक्ट्री है आपके यकृत में। तो विटामिन ए, डी तथा B12 का निर्माण करती है। अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन, डीएमिनेशन मतलब जो अमीनो अम्ल में NH2 ग्रुप होता है ना, उसका बाहर निकाल देना ही डीएमिनेशन है। तो अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन तथा विषैले पदार्थों का विषहरण करता है। मतलब जो यकृत देख लो कितना फायदेमंद है, तभी तो बोलते हैं यकृत फेल हो गया अब नहीं बचेगा ये, क्योंकि भाई उसके अंदर इतने सारे काम करता है, वो इतना पावरफुल है, इतना इंपॉर्टेंट है। पर फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा जीवाणुओं का भक्षण करता है। अब आपसे पूछा जा सकता है फेगोसाइटोसिस क्रिया क्या होती है, तो याद रखना जीवाणुओं का जो भक्षण करना होता है वही फेगोसाइटोसिस होती है। भ्रूणावस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण करता है। अब यकृत जो है ना, वो भ्रूणावस्था के अंदर तो लाल रुधिराणुओं का निर्माण करता है, बट और एंजाइमों का भी स्रावित करता है। आपसे पूछा जा सकता है, ये वाकई में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया ना, बस इंपॉर्टेंट है। अब वैसे भी आपको याद तो सब कुछ करना है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान देना, तो आपके लिए तो फायदा ही है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि जब भ्रूणावस्था के अंदर लाल रुधिराणुओं का निर्माण कौन करता है, मतलब आरबीसी का निर्माण कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए यकृत करता है, ठीक है। अग्नाशय, अब हमने यकृत के बारे में देख लिया था। दूसरी पाचक ग्रंथि है अग्नाशय, ठीक है। यह शरीर की दूसरी बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है ना, मिक्स्ड। अब इसके अंदर देखो 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की, 4 प्रकार की। आपको पता होना चाहिए कौन सी कोशिकाएं कौन सा वाला हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं तथा पीपी कोशिकाएं, है ना। पीपी कोशिकाएं क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड को स्रावित करती है, तो आई थिंक इसी वजह से इसको पीपी कोशिकाएं नाम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अल्फा कोशिकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावित करती है।
अल्फा कोशिकाएं कौन होती हैं? जो ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावित करती है। बीटा कोशिकाएं कौन सी होती है? जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करती है। डेल्टा कोशिकाएं कौन सी होती है? जो सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्रावित करती है। और पीपी कोशिकाएं कौन सी होती है? जो अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड स्रावित करती है। बहुत यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे सवाल बन सकते हैं। बोल दिया ना, ये 5 स्टार 10 स्टार आप जो स्टार लगाना चाहते हो वो लगा लेना अपने हिसाब से, पर आपको इनका तो काम पता होना चाहिए कि अल्फा कौन सा। अल्फा ग्लूकेगोन हार्मोन, बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन, डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेनिन हार्मोन और पीपी कोशिकाएं अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड स्रावित करती है। ठीक है। बाकी अग्नाशय का जो बहिस्रावी भाग है जिसे एसिनी कोशिकाएं कहते हैं, एसिनी अग्नाशय रस को स्रावित करती है जो भोजन के पाचन में सहायक है। अब अगर आपसे पूछे कि अग्नाशय रस को कौन स्रावित करती है, तो ध्यान रखना आमाशय का बहिस्रावी भाग जो होता है बाहर की तरफ, उसको उसमें एसिनी कोशिकाएं होती हैं, वही अग्नाशय रस का स्रावित करती है। देखो बायो के अंदर आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट याद रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस ये है कि आप अच्छे से पढ़ो, एक बार समझ में आ जाता है, एक बार सुनने में आ जाता है, तो आप अगर कहीं से पढ़ोगे भी तो भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी वो चीज़। ठीक है। अब देखो ये टेबल काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो संदमन होता है ना, इसका अर्थ होता है इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब किसी को रोक देना या कम कर देना। ठीक है। तो एंजाइम श्रावण का हार्मोनल नियंत्रण, इसके अंदर आपको हार्मोन बताया हुआ है। ये हार्मोन किसको उद्दीपित करेगा, मतलब किसको बढ़ावा देगा और किसको कम कर देगा, ये चीज़ बताई गई है ना। तो देखो आहारनाल आपको बताया था कि मुख द्वार से लेकर गुदा तक का जो भी पोर्शन है उसको आहारनाल बोलते हैं अपन। तो आहारनाल के अंदर जो आमाशय की एपिथीलियम होती है, आमाशय की एपिथीलियम कोशिकाएं जो होती हैं, जिनको जी कोशिकाएं भी कहा जाता है, वो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, ये एसीएल तथा पेप्सिन के मतलब पेप्सिन के स्रावण को बढ़ावा देता है। ठीक है। ऐसे ही ड्यूडिनम का एपिथीलियम, जो ड्यूडिनम का एपिथीलियम होता है ना, वो एंटी एंटी एंटीरोगेस्ट्रॉन का स्रावित करती है। ठीक है। एंटीरो गैस्ट्रॉन का। और ये संदमन किसका करती है, मतलब ये जो एसीएल होता है, एसीएल को रोक देती है, एसीएल के श्रावण को कम कर देती है। ठीक है। इसके अलावा ड्यूडिनम का एपिथीलियम, तो ड्यूडिनम का एपिथीलियम जो होता है वो सिक्रीटीन हार्मोन स्रावित करता है। ये क्या करता है, अग्नाशय रस तथा पित्तरस जो है, मतलब पित्तरस जो अग्नाशय रस में जल व बाइकार्बोनेट की मात्रा होती है, उसको बढ़ावा देता है, मतलब उसके श्रावण को बढ़ावा देना है। ध्यान रखना उद्दीपन का मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई तू काम कर ढंग से, और संदमन का मतलब भाई तू मत कर, रुक जा। ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होगी, उद्दीपन का क्या मतलब है और संदमन का क्या मतलब है। और ये जो ड्यूडिनम होता है ये आपको मैंने पढ़ाया था ना, ग्रहणी को ही ड्यूडिनम कहा जाता है ना। अब आपने सुन लिया ना, तो अपने आप लिख लेना। अब देखो ड्यूडिनम का एपिथीलियम है ना, मतलब ग्रहणी में जो एपिथीलियम है वो, तो ये देखो पेनक्रियोजाइमिन नामक हार्मोन भी स्रावित करता है। ये क्या करता है, अग्नाशय रस में पाचक एंजाइम का कार्य करता है। ठीक है। अब ड्यूडिनम का एपिथीलियम एक ये कोलिसिस्टोकाइनिन का भी स्रावण करता है। ये क्या करता है, पित्ताशय का संकुचन कर देता है, मतलब पित्ताशय को संकुचित करने का कार्य करता है ना। अब इलियम का एपिथीलियम, ड्यूडिनम या इलियम के बारे में तो आपको बताया ही था ना कि छोटी आंत का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इलियम, क्योंकि जो छोटी आंत होती है उसमें ग्रहणी होती है, मध्यांत होता है और शेषांत होता है, तो यहाँ पे ग्रहणी और इलियम की बात हो रही है। ठीक है। तो इनका जो एपिथीलियम है वो एंटीरोकाइनिन हार्मोन का श्रावण करता है, और ये क्या करती है, सक्कस एंट्रोकोकस होती हुई कोई क्रिया इसको संदमित कर देती है। ठीक है। आंत्र के रसांकुर, आप इसका जरूर ध्यान रखना, ध्यान तो सबका ही है बट इसका जरूर ध्यान रखना। आंत्र के रसांकुर विल्ली क्रेनिन से कुछ याद आया, मैंने आपको विल्ली के बारे में बताया था। अरे ये वेल्ला बैठना नहीं है, ये विल्ली है, विल्ली रसांकुरों की गति बढ़ाता है जिससे अधिक अवशोषण हो सके। याद है मैंने आपको अभी बताया था कि विल्ली होती है ना, मतलब अंगुली नुमा संरचनाएं होती है, किसके अंदर होती है, चलो बताओ। हम छोटी आंत के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके अंदर ग्रहणी होता है, मध्यांत्र होता है, शेषांत्र होता है, तो विल्ली भी इसी में कहीं होगी ना। तो विल्ली जो है वो मध्यांत्र व शेषांत्र की दीवारों में वर्तुलाकार वलन पाए जाते हैं, याद है बताया था मैंने, वहीं पे होती है। ठीक है। तो जो विलिक्रेनिन हार्मोन जो होता है उसका क्या काम होता है, रसांकुरों की गति को बढ़ाता है जिससे अधिक अवशोषण हो सके, और रसांकुरों को ही विल्ली कहा जाता है बच्चा। अब देखो पाचन की कार्य की है ना,
हमने ये देख लिया पाचन कहाँ कैसे होता है, बाकी हमने पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। अब ओनली अपन को कार्य की पढ़ना है कि कौन कहाँ क्या काम है किसका, है ना। तो देखो सबसे पहले मुख गुहा में पाचन, मतलब पाचन जो है निम्न अंगों द्वारा पूर्ण होता है। सबसे पहले मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा के अंदर क्या होता है ना कि आपको बताया था कि टाइलिन कर लेना इसको, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम का एंजाइम मुख गुहा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका श्रावण टाइलिन का तो लार के द्वारा होता है ना, और एमाइलेज का भी। तो जो टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम है ना, वो क्या करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में, ठीक है। और हमें तो छोटे कणों में ही मतलब चाहिए ना, तो स्टार्च बड़ा होता है, माल्टोज छोटा कण होता है उसका। मनुष्य की लार में उपस्थित लाइसोजाइम नामक एंजाइम जीवाणु को नष्ट करता है। अब दूसरा काम ये भी है कि मनुष्य की लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम क्या काम करता है, तो ध्यान रखना वो जीवाणु को नष्ट कर देता है। ग्रास नली में कोई पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है। जो ग्रास नली होती है उसमें कोई पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है। ये मैंने तब भी बताया था जब आपको ग्रास नली के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रास नली से कार्डियक अवरोधक द्वारा होते हुए भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। तो हम लोग आमाशय तक भोजन को ले आए हैं ना पढ़ते पढ़ते। आमाशय में पाचन भोजन जो है वो ग्रास नली से होकर आमाशय में प्रवेश करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। आमाशय में जो है प्रोटीन व वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई आपसे पूछे भोजन के अंदर प्रोटीन व वसा का कंटेंट है, उसका पाचन कहाँ पे प्रारंभ होगा, तो याद रखना उसका पाचन जो है वो आमाशय में शुरू हो जाता है ना। आमाशय में आते आते उसका पाचन शुरू हो जाता है। इसके बाद में लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। ध्यान रखना आमाशय में प्रोटीन व वसा का पाचन तो प्रारंभ हो जाता है, बट जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन अभी शुरू नहीं हुआ है, उसका आगे चलकर होगा, ठीक है। इसके बाद में आमाशय में आमाशयी रस एवं HCl भोजन को जीवाणु रहित एवं माध्यम को एसिडिक बनाता है। आपको बताया गया था कि जो HCl है वो अग्नाशय में स्रावित किया जाता है ना। तो HCl जो होता है वो उसका काम क्या है, तो ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जीवाणु रहित बनाता है भोजन को। मतलब भोजन में अगर कोई जीवाणु आया है तो उसको मार देगा, तथा क्या कहते हैं, माध्यम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि HCl खुद एक एसिड होता है, ठीक है। और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके उन्हें पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन एक एंजाइम का नाम है। पेप्सिन का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन का पाचन करके उन्हें किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आपको बता दिया है जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करके उन्हें पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है ना। और जो रेनिन होता है ना, रेनिन भी एंजाइम है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और ये आंशिक पचित भोजन क्या कहलाता है, काइम। आपको पता होना चाहिए काइम क्या होता है। तो जो आमाशय है मतलब वहाँ पे अब जितना होना था उतना भोजन का पाचन हो चुका है, मतलब जितना आधा अधूरा पचा है उतना ठीक है, आगे वो तो आगे भेज देगा कि भाई अब आप संभालो, मुझसे तो इतना ही काम होता है ना। तो आंशिक पचित भोजन का नाम क्या है, काइम। तो आपसे पूछा जा सकता है काइम कब, मतलब भोजन को काइम कब कहते हैं, तो कब कहते हैं, जब आमाशय से मतलब आमाशय में आंशिक पचित भोजन जो रहता है उसको काइम कहा जाता है। तो काइम का आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अभी एक और चीज़ बताऊंगी, आप इसी वजह से गड़बड़ कर सकते हो, तभी बता रही हूँ। देखो छोटी आंत में क्या है ना, पाचन अब काइम ग्रहणी में पहुंच, अब जो छोटी आंत आई, क्योंकि आमाशय के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत के अंदर जो क्योंकि ये आधा अधूरा मतलब जैसे अधपक्का खाना होता है ना, वैसे अधपच्चा खाना काइम है ना। तो ये कहाँ पहुँचा, ये पहुँच गया भाई अब छोटी आंत में। छोटी आंत में आपको पता है ग्रहणी होता है पहले, तो ग्रहणी में पहुंचा। फिर छोटी आंत में पित्तरस, अग्नाशय रस, आंतरस आकर मिलते हैं, ठीक है। ये जो खाना आया ना इसके साथ में इतने सारे आके रस मिल गए, तथा भोजन का पाचन पूर्ण करते हैं। अब इतने सारे लिक्विड्स आके मिलेगा, इतने सारे रस आके मिलेंगे तो कंफर्म है कि पूर्ण हो ही जाएगा पाचन, है ना। ये रस पीएच को बढ़ाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, पाचन पूछा है आपसे, तो पाचन पूरा होता है छोटी आंत में भोजन का, ठीक है। यह रस क्या करते हैं, पीएच को बढ़ाते हैं। ये जो है ना अग्नाशय रस वगैरह, ये क्या करते हैं, इसको पीएच को बढ़ा देते हैं, मतलब इसको बेसिक बना देते हैं। और आपको पता है पीएच अगर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 तो न्यूट्रल, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। भोजन में पित्तरस मिलता है जो वसा को छोटी गोलियों में तोड़ देता है। अब पित्तरस का काम क्या होता है, ये वसा को छोटी गोलियों में तोड़ देता है। और ट्रिप्सिन जो होता है ना, ट्रिप्सिन वो प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टाइड में तोड़ देता है। तो आपको पता चल गया ट्रिप्सिन का क्या काम है और इसका
किसका, हाँ पित्रस का क्या काम है, ठीक है। तथा एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित करता है। आप एक दो बार पढ़ोगे ना आपको ये याद होने लग जाएंगी चीजें। लाइपेज वसा को वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और हाँ आपको इनके वक्त काम तो पता होना ही चाहिए, एक टेबल बना लेना साइड में, नहीं आगे है टेबल, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। भोजन जो है वो इलियम में पहुंचकर आंतरस से मिलता है। भोजन अब इलियम में पहुंच गया, आपको पता है इलियम एंड वाला पार्ट होता है छोटी आंत का, तो वहां तक पहुंच गया। उसके बाद में ये भोजन क्या कहलाता है, काइल। इसीलिए बोला था, ध्यान रखना, अग्नाशय तक जो अध कचरा पचा हुआ जो भोजन है उसको काइम बोलते हैं, और जो छोटी आंत में होता है पूर्ण पचा हुआ भोजन उसको काइल कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों वर्ड ऐसे हैं, कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए बोला है ध्यान रखने को। बड़ी आंत में पाचन, बड़ी आंत में उपस्थित चूसक कोशिकाएं श्लेष्मा को स्रावित करती है। अब बड़ी आंत में क्या है कि श्लेष्मा का श्रावण होता है जिससे मल चिकना हो जाता है, यहाँ अपचित भोजन से जल का अवशोषण होता है। अब एक बात ध्यान रखना कि बड़ी आंत के अंदर ना जल का अवशोषण हो सकता है, ठीक है। तो अगर बचा कुचा पानी है तो उसका भी अवशोषण हो जाएगा, और जो मल बाकी जो बच गया उसको मल बोल दिया जाता है। तो पानी का अवशोषण हो गया, इसकी वजह से क्या होता है कि मल जो है वो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखो, शाकाहारी जंतु के भोजन में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको पता है। और सेलुलोज का जो पाचन है ना वो केवल सीकम में होता है, सीकम। याद आया कुछ, बड़ी आंत में मैंने आपको तीन मतलब इसके वो बताए थे कि इसको भागों में बांट सकते हैं, उसके अंदर एक सीकम भी था ना। तो सीकम के, उसी सीकम की बात हो रही है कि वहां पे ओनली सेलुलोज का पाचन हो सकता है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है सेलुलोज का पाचन कहाँ हो सकता है, तो सीकम में ही हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है ना सहजीवी जीवाणु रहते हैं जो सेलुलोज को शर्करा में बदल देते हैं। अब देखो ये सहजीवी जीवाणु कौन कौन से हो सकते हैं, सेलोबायोपेरस है ना, क्लास्ट्रीडियम जीवाणु तथा एंटोडोनियम नामक प्रोटोजोआ, ये सब कहाँ रहते हैं, सीकम में। और ये किस में हेल्प करते हैं, सेलुलोज के पाचन में, ठीक है। अब देखो ये है वो टेबल जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, थोड़ी छोटी कर देती हूँ। तो देखो इसके अंदर आहार नाल का भाग दे रखा है, ग्रंथि दे रखी है, पाचन रस, पीएच क्या होगी या क्या फर्क पड़ेगा, एंजाइम और खाद्य पदार्थ जिन पर क्रिया होगी, और अंतिम उत्पाद। जैसे मुख गुहा है, मैंने आपको पढ़ाया था, मुख गुहा में लाल ग्रंथि होती है जिनसे लाल रस का श्रावण होता है, जिसकी पीएच 6.8 है ना। एंजाइम ये टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम का श्रावण करती है ना। और ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है ना। ऐसे ही आमाशय में जठर ग्रंथियां होती है, कार्डियक ग्रंथियां होती है, फंडिक ग्रंथियां होती है तथा पाइलोरिक होती है। आपको 4 स्तर बताए थे ना, वही है ये क्या करते हैं, जठर रस को स्रावित करते हैं, और इससे पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज मतलब एंजाइम का श्रावण होता है। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया। दूध में आपको पता है कैसीन नाम की प्रोटीन होती है, तो उसको पेरा कैसीन में कन्वर्ट कर दिया। वसा का इमल्सिफिकेशन कर दिया, ठीक है। ये एक तरह की प्रोसेस होती है वसा का इमल्सिफिकेशन। तो अब ग्रहणी के अंदर आपको पता है अग्नाशय ग्रंथि की बात हो रही है, इसमें अग्नाशय रस का श्रावण होता है। ट्रिप्सिन में काइमोट्रिप्सिन, एमिलोप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और स्टीएप्सिन या लाइपेज, ये सारे मतलब एंजाइम्स का श्रावण होता है यहाँ से। और ये क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड अणु में कन्वर्ट कर दिया, या फिर मंड एवं जटिल शर्करा अणु को डाइसेकेराइड्स में, और प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड्स अणुओं को अमीनो अम्ल में, और वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ये टेबल तो पता होनी ही चाहिए, अपन ने पहले डिटेल में देखा, अब इस टेबल से आप सबको शॉर्ट में याद कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने ऐसे ही बोला था कि ऐसी टेबल बनाना। अब देखो यकृत में आपको पता है पित्तरस का श्रावण होता है, ठीक है। बट यकृत में कोई भी एंजाइम का श्रावित नहीं होता, ये ध्यान रखना, कोई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और क्षुद्रांत, ये आंतरिक ग्रंथियां होती है इसके अंदर, और आंतरस का श्रावण होता है, आंतरस का। और इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एंटेरोकाइनेज, एरोप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, लेक्टेज, न्यूक्लियस, ठीक है। आपको अगर मेरी वॉइस बहुत फास्ट लग रही है ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो में मतलब यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है मैम की आवाज़ को धीरे धीरे चलाने का, ठीक है। और अगर धीरे धीरे लग रही है, आई थिंक लगनी नहीं चाहिए पर फिर भी लग रही है, तो कोई ना तेज चला लेना आप लोग। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो जो ट्रिप्सिनोजन है ना उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, पॉलीट्राइपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये काम किसके हैं, जैसे एंटेरोकाइनेज का काम ये है, एरोप्सिन का काम ये है, माल्टेज का काम ये है, सुक्रेज का काम ये है ना। लाइपेज क्या करता है, बची हुई वसा को वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। लेक्टेज क्या करता है, लेक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में बदल देता है। और न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स था सेलुलोज को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आई कोई बात, इनका काम दे रखा है। तो आपको ये टेबल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। एक बार मैं ये हटा देती हूँ
खैर आपने देख लिया होगा साथ के साथ में, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बाकी लिख लेना अपने हिसाब से। तो ये इसका अब सारी हटाऊंगे, आपने पढ़ा तो है ही ना, थोड़ी मेहनत खुद भी करो, चलो खुद लिख लेना, वरना आप लोग लिखोगे नहीं इसी बहाने। ये टॉपिक खत्म होने वाला है, टेंशन ना लो। तो देखो, पचे हुए भोजन का अवशोषण, है ना, पचे हुए भोजन का अवशोषण पढ़ रहे हैं हम। अवशोषण और स्वांगीकरण क्या होता है, थोड़ा थोड़ा तो मैंने पहले बता दिया था, एक बार के लिए और देख लेते हैं। देखो, मुख गुहा में ग्रास नली में सामान्यतः कोई अवशोषण क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना, जो ग्रास नली होती है ना, उसमें कोई भी अवशोषण नहीं होता है। इसके अलावा आमाशय में अल्कोहल, साधारण लवण तथा अंडे के एल्बुमिन का अवशोषण हो जाता है। आमाशय में किसका अवशोषण होता है, तो ध्यान रखना, अल्कोहल। मान लो कोई आदमी है जो ड्रिंक करता है, तो वो उसके शरीर में अल्कोहल की कंटेंट जा रही है ना, वो कहाँ पे मतलब कहाँ पे अवशोषित होगा, तो वो आमाशय में अवशोषित होता है। साधारण लवण तथा अंडे के एल्बुमिन का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। छोटी आंत में सभी प्रकार के पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है। छोटे आंत में तो भाई सभी प्रकार के पचित भोजन का अवशोषण हो जाता है, क्योंकि आपको पता है बड़ी आंत में ओनली पानी का अवशोषण होता है, तो इससे पहले ही फायदेमंद चीज़ें निकाल ली जाती हैं अवशोषित करके। अब देखो, अमीनो अम्ल का अवशोषण जो है वो सोडियम आयन के साथ भी हो जाता है। आपको पता होगा सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह होता है, तो जो सोडियम आयन का परिवहन होता है ना, उसी टाइम पे उसके साथ साथ में अमीनो अम्ल का अवशोषण भी हो जाता है। इलियम के आंतरिक स्तर पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। इलियम अब तक तो याद हो जाना चाहिए, है छोटी आंत का एंड वाला पोर्शन। इलियम के आंतरिक स्तर पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर या विलाई कहते हैं, मतलब विल्ली कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक विल्ली पर रुधिर कोशिकाएं और लसिका वाहिनियों का जाल बिछा होता है। ये वही विल्ली है जिसको याद रखने के लिए बोला था, बिल्ली नहीं विल्ली, जो मुख्यतया वसा के अवशोषण में सहायता करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इनका क्या काम है, मतलब ये जो लसिका वाहिनियाँ हैं, ये लसिका मतलब आई थिंक ये कोई मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, चिपचिपा जैसा कोई मटेरियल होता होगा, है ना। तो ये क्या करता है, वसा के अवशोषण में सहायता करता है। अपचित भोजन का बहिष्करण, अब देखो, जो होना था हो लिया, जितना पचना था पच लिया, जो अवशोषण करना था कर लिया, अब बचा कुचा क्या, बेकार, है ना। अपचित भोजन उसका बाहर निकाल दिया। तो बड़ी आंत भोजन का अवशोषण नहीं करती है, ये आपको पता है, लेकिन पानी का अवशोषण करती है, ये मैंने बता चुकी हूँ। शेष बचा हुआ जो ठोस पदार्थ है वो विस्टा कहलाता है, इसको इंग्लिश में फेसिस भी बोल सकते हो आप लोग, और मलाशय में एकत्र हो जाता है, ठीक है। और मलाशय में एकत्र होने के बाद में, मलाशय में एकत्र हो जाता है, फिर क्या है आगे तो आपको पता ही है ना, अब हर चीज़ थोड़ी बताई जाती है। खैर इसमें कैसी, अपन जब पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ाना चाहिए। तो देखो, मलाशय में एकत्र हो जाता है, उसके बाद में मल द्वार के द्वारा वो विष्ठा बाहर आ जाती है, ओके। पाचन तंत्र से संबंधित विकार, अब पाचन तंत्र से संबंधित विकार तो कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। तो देखो, आपने कुपोषण का नाम सुना होगा। तो जब सही से भोजन प्राप्त ना हो, सही से भोजन का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना नहीं मिल रहा, खाने के अंदर मतलब जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हर चीज़ का होना जरूरी है ना। मान लो उनकी कमी हो गई तो उसकी वजह से कुपोषण हो जाता है। और ये इसके अंदर अल्प पोषण भी आता है और अधिपोषण भी आता है ना, दोनों ही सम्मिलित है। तो अल्प पोषण मतलब कम हो गया, आदि पोषण मतलब ज़्यादा वाला हो गया। तो उचित पोषक पदार्थों का कम मात्रा में लेना ही अब अल्प पोषण कहलाता है, अल्प पोषण कहलाता है। अब देखो, अल्प पोषण की वजह से ना दो बीमारियां होती हैं, एक तो ये मेरिस्मस और एक क्वाशियोरकर, ठीक है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये जो मेरिस्मस जो है वो रोग किसकी वजह से होता है, ये होता है कार्बोहाइड्रेट की कमी, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी की वजह से, ठीक है। और क्वाशियोरकर रोग होता है भोजन में प्रोटीन की कमी से। इस रोग में जो मेरिस्मस है, इस रोग में क्या होता है, शरीर पतला हो जाता है तथा अतिसार हो जाता है ना। अतिसार मतलब दस्त। वृद्धि में भी बाधित होती है, क्योंकि जब खाना अच्छे से पौष्टिक नहीं खाओगे तो अपनी बॉडी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। अब क्वाशियोरकर डिजीज में क्या होता है, भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। इस रोग में पेशियों की हानि होती है, हाथ पैर पतले और सूजन आ जाती है और अतिसार हो जाता है तथा मस्तिष्क बाधित होता है, मतलब अपना माइंड जो है अच्छे से काम नहीं करता है अगर किसी को बीमारी हो जाए तो। इसीलिए कहते हैं टाइम अच्छे से खाना पर, अच्छे मतलब टाइम पर खाना चाहिए खाना, और हाँ अच्छा खाना चाहिए जिसके अंदर सारे पोषक तत्वों। अतिसार जो होती है आपको पता ही है, तो दस्त होता है। तो अतिसार जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण हो सकता है। कब्ज के बारे में भी आपको नॉलेज होगी, कम मात्रा में जल ग्रहण करने पर कब्जी हो जाती है। पीलिया, ये इंपॉर्टेंट है। पीलिया जो है
इसके अंदर क्या होता है, शरीर जो होता है वो पीले रंग का हो जाता है और गाढ़े पीले रंग के मूत्र का उत्सर्जन होता है पीलिया के अंदर, और यकृत के उचित कार्य न करने की वजह से पीलिया रोग हो जाता है। मतलब आपका ये जो पीलिया रोग होता कब है, तो आपका जो यकृत है अगर वो सही ढंग से काम नहीं करता तो भी पीलिया रोग हो जाता है। जब यकृत उचित कार्य नहीं करता है तब रुधिर में बिलीरुबिन एकत्र हो जाता है। होता क्या है कि बेसिकली जब यकृत अच्छे से काम करे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर ढंग से काम नहीं कर रहा तो क्या होता है ना कि जो आपका ब्लड है, रुधिर, उसके अंदर बिलीरुबिन एकत्र हो जाता है, और बिलीरुबिन एकत्र होने की वजह से ही विषाणु या फिर मतलब पीलिया होता है, या फिर विषाणु या जीवाणु के संक्रमण या पित्त कोशिकाओं में बाधा के कारण भी यकृत के कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सीधी सी बात यह कि अगर यकृत अच्छे से काम नहीं करेगा आपका तो पीलिया होने के चांसेस हैं। तो इसमें दो ऑप्शन हो गए, या तो बिलीरुबिन के जैसे, या विषाणु या जीवाणु का संक्रमण हो गया पित्त कोशिकाओं में, ठीक है। अणुओं के अत्यधिक मात्रा में नष्ट होने के कारण, मतलब या फिर आरबीसी बहुत ज़्यादा नष्ट हो रही है तो पीलिया हो जाता है। इसे हीमोलिटिक पीलिया कहते हैं। आपको ध्यान रखना है हीमोलिटिक पीलिया क्या होता है कि आरबीसी बहुत ज़्यादा नष्ट हो गई है तो उसको हीमोलिटिक पीलिया कहते हैं। और वामन, आई थिंक ये उल्टी है, क्योंकि इसमें आहर नाल में क्या होता है, उल्टी दिशा में कर्माकुंचन गतियाँ होने लग जाती है, इसी वजह से वामन की बीमार मतलब वमन हो जाता है। मतलब वमन आप देख लेना एक बार, मुझे कन्फर्म नहीं है, गूगल करना कि वमन क्या होता है। आई थिंक ये उल्टी ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उल्टी दिशा में कर्माकुंचन मतलब गतियाँ होने लगी तो ऑब्वियस है कि जो खाना है वो ऊपर ही आएगा, है ना। तो बाकी अब आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र करने वाले, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से अगर समझ में आया और आपको ये कंटेंट पसंद है, और आपको देखो बहुत मेहनत लग रही है अब तो, क्योंकि आपने पुरानी वीडियो देखी होगी उसमें सिर्फ PDF बनाना होता था और समझानी होती थी, अब सच में बहुत मेहनत है। तो अब तो मैं आपको पक्का बोलूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। चैनल नया है बट मेहनत पूरी की जा रही है, ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इतना भी नया नहीं है, आई थिंक 1-2 महीने तो हो ही चुके हैं, ठीक है। बाय बाय।